नमस्कार, मैं हूं मनीष राज। आज हमारे साथ बरेली नगर निगम के मेयर श्री उमेश गौतम जी हैं। उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में प्रधानमंत्री मोदी और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में बरेली मंडल सबसे ऊपर के पायदान पर हैं। आज हम उमेश जी से जानेंगे कि बरेली नगर निगम के सामने क्या परेशानियां हैं, क्या उनकी उपलब्धियां रही हैं, आखिर उन्होंने बरेली नगर निगम को इस मुकाम तक कैसे पहुंचाया। उमेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। उमेश जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, बरेली के बारे में बताइए। आप आपकी जीवन यात्रा क्या रही, इस बारे में बताइए। देखिए, बरेली में मैं 98 में आया था और बरेली में मैंने 98 में इन्वर्टिस कॉलेज की स्थापना की थी, जिसको 2010 में इन्वर्टिस विश्वविद्यालय की मान्यता मिली। और 2010 में ही मैंने यहाँ का जो हेरिटेज हॉस्पिटल है, जो 1870 में बना था और जर्जर हालत में लगभग बंद होने के कगार पर था, उसको मैंने लेकर उसको चलाने का काम किया। मिशन अस्पताल अब लगातार बरेली वासियों की सेवा कर रहा है, जिसमें कोरोना काल में हमने बहुत सारे मरीजों को बचाया भी है और बहुत बड़ी सेवा भी बरेली के लोगों के की है। बरेली की जनता ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और उसी की वजह थी कि दिसंबर 2017 में मुझे बरेली का मेयर यहाँ की जनता ने चुन लिया। 2017 से मैं बरेली के मेयर के रूप में जनता की सेवा कर रहा हूँ। जी, बरेली शहर आज जब मैं घूम रहा था, पहले भी मैं कई बार बरेली आया हूँ, तो मुझे काफ़ी अंतर दिखाई दिया। कई जगह हालांकि गंदगी भी लगी थी, बारिश का सीज़न है। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी की जो स्वच्छता अभियान की परियोजना है, संकल्पना है, उसको बरेली में आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, जो स्वच्छता अभियान की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसके लिए हमने शुरू से ही काफ़ी काम किया। जब मैं बरेली में मेयर बना तो यहाँ पर 80 वार्ड हैं, जिसमें मात्र 25 गाड़ियाँ थीं जो कूड़ा उठाती थीं। बाकी सब ठेलों से कूड़ा उठाया जाता था या हाथ के वाले ठेलों से उठाया जाता था। तो जब नगर निगम पर साधन ही नहीं थे तो किस तरह से कूड़ा पूरे शहर से उठ सके, इस पर सबसे पहले हमने चिंतन किया। और अब बरेली में कूड़ा उठाने के लिए हर वार्ड में लगभग 2 गाड़ियां हैं। हमारे पास 150 गाड़ियां हैं जो हर वार्ड से कूड़ा उठाती हैं। डोर टू डोर कूड़ा उठाना ये भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, क्योंकि बरेली में वो कभी कामयाब नहीं हो पाया था। तो हमने उसका भी सिस्टम शुरू किया। 1,40,000 करीब हाउस होल्ड बरेली में हैं। उनमें से 1,09,000 घरों से और कॉमर्शियल संस्थानों से हम कूड़ा उठा रहे हैं। हमारा डोर टू डोर बहुत सफल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर में कलेक्शन करने में हम लोग फर्स्ट नंबर पर हैं, क्योंकि हमारा जो कलेक्शन है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। लगातार हम स्वच्छता की तरफ बढ़ रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण चल रहा है। जो लीगेसी वेस्ट, जो कूड़े का पहाड़ यहाँ बाकरगंज में बन गया, लगभग सभी ज़िलों में पहाड़ बने हुए हैं, उसको भी हटाने की कवायद हमारे द्वारा शुरू की गई। और अब बारिशों के बाद उस पर काम शुरू होने वाला है, क्योंकि टेंडर उसका हो चुका है। वो पहाड़ वहाँ से खाली होकर समतल एक खूबसूरत मैदान 2 साल के अंदर बरेली में दिखेगा। तो हम लगातार स्वच्छता के ऊपर काम कर रहे हैं। कम्युनिटी कंपोस्टर भी हमने लोगों के यहाँ रखवाए हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ हैं, बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिसमें लोग रहते हैं। वहाँ हमने कम्युनिटी कंपोस्टर नगर निगम की तरफ से दिए हैं कि लोग अपने कूड़े का वहीं निस्तारण कर सकें और कूड़े से खाद बना सकें। जितने भी बड़े पार्क हैं वहाँ पर भी हमने कंपोस्टर लगाए हैं कि जो वहाँ से निकलने वाले पत्ते हैं, घास है, उसका भी वहीं खाद बनकर वहीं इस्तेमाल हो और शहर में किसी भी तरह का कूड़ा ना जा पाए। लगातार मैं ये तो नहीं कह सकता कि अभी हम देश में नंबर 1 बनने की स्थिति में हैं, लेकिन ये ज़रूर दावा कर सकता हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है जब हम देश में नंबर 1 के लिए लड़ाई लड़ रहे होंगे। कोरोना के इस दौर में स्वच्छता काफ़ी अहम चीज़ है। स्वच्छता को मैनेज करने में जन भागीदारी को आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? देखिए, हमने जब स्वच्छता के लिए अभियान चलाया तो सबसे पहले हमने एक रैली निकाली थी, जिसमें हमने बरेली के सभी स्कूल,
सारे एनजीओ, सभी धर्मों के जो हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं, चाहे वो सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, ईसाई समाज हो या हिंदू समाज हो, सभी के लोगों को लेकर हमने एक रैली निकाली थी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली निकली स्वच्छता के लिए, जिसमें लगभग 40,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वो अपने आप में आज तक की सबसे बड़ी रैली है। उससे एक जन जागरण हुआ, लोगों को ये महसूस हुआ कि स्वच्छता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने प्लास्टिक लोगों से लेकर उनको कपड़े के थैले बांटे, सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये पता लग जाए कि प्लास्टिक हमारी दुश्मन है। क्योंकि जितने भी जब नाले साफ़ होते हैं या नालियाँ साफ़ होती हैं, उनमें अगर सबसे ज़्यादा कहीं ब्लॉकेज करता है तो वो प्लास्टिक करता है। तो उसका भी हमने एक बेहद तरीके के साथ हमने एक अभियान चलाया। लोगों को प्लास्टिक के बदले में कपड़े के फ्री में हमने उनको थैले दिए। तो वो जागरूकता अभियान काफ़ी अच्छा चला और उसके बाद से लोगों में ये जागरूकता हो गई कि पेपर के बैग या कपड़े के बैग वो लोग दे रहे हैं। और अब बरेली में सब्ज़ी लेने भी लोग जाते हैं तो वो पॉलीथीन मांगने की बजाय कोशिश करते हैं कि वो कपड़े के बैग ही लेके जाएं। तो वो भी स्वच्छता में हमारे काफ़ी बड़ा जनभागिता के साथ हमारे को योगदान मिल रहा है और हम उसी वजह से स्वच्छता में आगे बढ़ रहे हैं। बरेली तो काफ़ी पुराना शहर है, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये बसा हुआ शहर है। इसका काफ़ी इलाका पुराना जो है वो संकरा बसा हुआ है और अक्सर पुराने शहरों में जल प्रबंधन, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, नाली प्रबंधन, इसकी समस्याएं आती हैं। तो नगर निगम के अध्यक्ष रहते हुए इसको आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या थी। जल की समस्या मुझे लगता है सभी शहरों में है, क्योंकि शहर जो पुराने बसे हुए हैं वहाँ पर पानी की निकासी प्रॉपर नहीं थी। जब मैं मेयर बना बरेली में दिसंबर में और पहली ही बरसात 2018 में आई तो मुझे भी उसका सामना करना पड़ा। और कई जगह ऐसी थी जहाँ मैं ट्रैक्टर पे भी बैठ के गया, क्योंकि वहाँ जाने का साधन ही नहीं था। लेकिन मैंने पहले ही साल में ये प्रोग्राम बनाया कि कहाँ कहाँ पर जल भराव मेन होता है और उसकी समस्या का निदान कैसे हो सकता है। तो संजय नगर, हजियापुर जो मेन इलाका था, वहाँ पर हमने एक सम्प वेल और राइजिंग मेन का जो है पूरा और नाला बनाकर पूरा समाधान किया। अब वहाँ कभी आने वाले 50 साल तो पानी नहीं भरेगा। इसी तरह जो संजय नगर का एरिया था उसका भी हमने नाला निर्माण कराया। साथ में डेला पीर पर जो राजेंद्र नगर जैसी पॉश कॉलोनी है, आवास विकास, वहाँ का पानी वहाँ भरता था, वहाँ भी हमने सम्प वेल लगा दिया है, जिससे कि कभी भी वहाँ भी आने वाले समय में कभी पानी नहीं भरेगा। जो पॉश इलाके और ख़ास तौर से जो हमारे पुराने इलाके हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा थी, जिसमें हमारा गणेश नगर, सिठौरा, शांति विहार, ये काफ़ी बड़ा एरिया आता था। यहाँ पर हमने लगभग 4 किलोमीटर लंबा नाला बनाया है कि वहाँ का भी पानी निकल सके। वो हमने जल निगम से बनाया, क्योंकि जल निगम से बनाने में ये ज़रूर फ़ायदा था कि एक ही ठेकेदार उसको बनाएगा तो उसका लेवल भी ठीक रहेगा और पानी की निकासी भी हो पाएगी। इस तरह हमने काफ़ी काम किया है। एक सुभाष नगर की पुलिया है, यहाँ पर आज़ादी के समय से मांग है उसमें कि उसके ऊपर ओवर ब्रिज बने, क्योंकि बारिशों में वो बंद ही रहती है 2 महीने। तो वहाँ हमने स्मार्ट सिटी के तहत ओवर ब्रिज का हम लोग बनाने जा रहे हैं। हमने उसकी परमिशन ले ली है और बहुत जल्दी उस पर भी निर्माण शुरू हो जाएगा। तो जल भराव की समस्या का हमने बहुत निस्तारण किया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बरेली जल भराव से मुक्त होगा। जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि बरेली जो शहर है प्रधानमंत्री की स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को अमूर्त रूप देने में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। 2018 में मेरे ख्याल से ये स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल हुई थी। तो अभी क्या है उसकी प्रगति, स्मार्ट सिटी परियोजना की प्रगति अभी क्या है? देखिए, स्मार्ट सिटी में हमने अभी तक लगभग 900 करोड़ के टेंडर कर दिए हैं, जिसमें हमारी जो प्रमुख योजना है इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर ICCC, इसका सॉफ्ट लॉन्च भी हो चुका है। इसके तहत हमने पूरे बरेली शहर में कैमरे लगाए हैं और वो कैमरे ऐसे हैं कि अगर स्कूटर या मोटरसाइकिल भी जा रही होगी तो उसके नंबर की रिकॉग्निशन भी वो कैमरे कर लेंगे। तो कहीं भी अपराधी अगर अपराध करके भागेगा तो वो कहीं ना कहीं किसी कैमरे में हमारे कैद हो जाएगा और अपराध करने से पहले बरेली में वो सोचेगा कि मैं क्या अपराध करने जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि उसके बाद हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, उसके आधार पर
हम अपराध पर कंट्रोल कर पाएंगे। उसके अलावा हमारे जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं उसमें जो हमारे 6 वार्ड हैं जो स्मार्ट सिटी में हमने लिए हैं, उनकी सड़कें, उनमें काम शुरू हो गया है। उनकी जो बिजली के तार हैं उनको अंडरग्राउंड करना, क्योंकि बिजली के तारों से हमेशा हादसे होने का डर बना रहता है, तो उनको अंडरग्राउंड करने का काम हमने शुरू कर दिया है। उनको शिफ्टिंग हो रही है। हम जो यहाँ के पार्क हैं उनको बेहतर कर रहे हैं, और काफ़ी सारे काम जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो हमने एक बहुत बड़ा अभियान लिया है कि उन सब में हम स्मार्ट क्लासेस बना रहे हैं, सारे स्मार्ट बोर्ड लगा रहे हैं। लगभग 120 क्लासरूम हमारे तैयार हैं। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो किसी भी प्राइवेट स्कूल से कम ना हो, इसलिए हम उस पर सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। वहाँ पर सिविल का भी हमने काफ़ी काम कराया है। बहुत ही शानदार एक ऑडिटोरियम बना रहे हैं जो 400 लोगों का होगा, पूरा एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम बनेगा। उसका भी टेंडर हो चुका है, काम शुरू होने वाला है। कन्वेंशन सेंटर एक बहुत बड़ा बना रहे हैं हम, जो हार्ट सेंटर के नाम से जाना जाएगा, और उसमें जो बरेली की प्रमुख जरी जरदोजी और जो लकड़ी का जो काम है, बेंत बनाने का, जो फर्नीचर का काम है, उसको वहाँ पर दर्शाया जाएगा। जिस तरह के भी आसपास के ज़िलों में जो उत्पाद हैं, क्योंकि एक ज़िला एक उत्पाद की जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो नीति है, उसके तहत उनका प्रदर्शन भी वहाँ पर होगा एक बड़े हॉल में, जहाँ पर पूरे देश और दुनिया के लोग आकर इन मज़दूरों से, कारीगरों से सीधे बात कर सकें, उसका निर्माण भी उसमें किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा सेंटर हमारा बरेली में बनने जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी में लगातार बहुत सारे काम हो रहे हैं आने वाले समय में, और मुझे लगता है दिसंबर तक, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे चल रहे हैं। जो घंटाघर जैसे यहाँ की धरोहर थी उसको भी हम लोग ठीक करा रहे हैं, उसको बहुत सुंदर रूप देने जा रहे हैं। जो पुरानी जितनी इमारतें हैं उन पर फसाड लाइट लगाकर हम उनको चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, उन धरोहरों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारे ज़्यादातर प्रोजेक्ट हमारे दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। ख़ास तौर से बरेली में एक सीवर लाइन की बहुत समस्या थी। जो सीवर है वो चेंज करना, पिछले 20 साल से उसकी चेंज की ज़रूरत थी, मेन ट्रंक लाइन की, लेकिन किसी भी सरकार में जो भी यहाँ विधायक या मंत्री रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि उसको चेंज करेंगे तो अव्यवस्था फैलेगी, साल 2 साल तक जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि उसको कैसे किया जाए। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा कि ये काम जनता के लिए है, और अल्टीमेटली थोड़े दिन की परेशानी तो जनता को हो सकती है, साल 1.5 साल की परेशानी रहे, लेकिन अगर ये बदल जाएगी तो 40 साल आगे कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमने वो काम कर लिया है, 90% वो काम पूरा हो गया है, और जल्दी ही ये पूरी तरह से सीवर जनता को समर्पित हो जाएगा। जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की जो परिकल्पना है स्मार्ट सिटी की, डिजिटल भारत की, आप चुन कर उस पर काम कर रहे हैं। डिजिटल भारत की जो परिकल्पना है, नगर निगम शायद जल कर, टैक्स जो है, ये सब माउस के एक क्लिक पर अब भरा जा सकता है। तो और क्या है डिजिटल भारत की संकल्पना को पूरी करने के लिए, और नगर निगम की क्या योजनाएं हैं? देखिए, नगर निगम में जितने भी, जैसे हमारे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये टैक्स, जितना भी नगर निगम में जनता को ज़रूरत पड़ती है वो सारी हम लोगों ने ऑनलाइन कर दी है, और काफ़ी अच्छा वो चल रहा है। उसका जो लोग हैं उसका फ़ायदा भी काफ़ी उठा रहे हैं। जी, आपने खुद शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में लिए हैं, तो इस नगर में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या स्कोप बन सकता है? देखिए, बरेली अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान दे रहा है। बरेली ज़िले में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, और शायद मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये पहला ज़िला है जहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेज काम कर रहे हैं, और अभी 1-2 और आने की संभावना है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी जो दूसरी लहर आई थी कोरोना की, उसमें सभी जगह ऑक्सीजन से लेके हर चीज़ की परेशानी थी, लेकिन बरेली में औरों की तुलना में सबसे कम परेशानी हुई। यहाँ पर ऑक्सीजन भी हम लोगों ने पूरे तरीके से मैनेज की, और पेशेंट्स को भी मैनेज किया। शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा का स्तर भी बरेली में काफ़ी अच्छा है। उमेश जी, ये बताइए कि आप उत्तर प्रदेश के महापौर परिषद के अध्यक्ष भी हैं, तो
ये पद मिलने के बाद कौन सी चुनौतियाँ आपके सामने आई हैं? देखिए, ये पद मिलने के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती है वो थी हमारे जो महापौर के अधिकार हैं उनको लेकर थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम 74वां संशोधन पूरी तरह से लागू करेंगे। तो सभी महापौर की ये डिमांड कह लीजिए या उनकी इच्छा भी है कि जब हम लोगों ने कहा है तो हमें वो अधिकार मिलने चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धरती पर काम कर सकें। तो उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन कर चुके हैं कि वो अधिकार 74वें संशोधन के आधार पर महापौरों को दिए जाएं। और साथ में सबसे बड़ी जो एक चुनौती है वो ये है कि अपने क्षेत्र में काम कराना, वो किस तरीके से काम कराया जाए, कैसे काम करें। छोटी छोटी बातें होती हैं तो हम लोग मिलके ये तय कर लेते हैं कि उनको हम काम अच्छे से कैसे करा सकते हैं। जो हमारे प्रदेश सरकार की योजना है वो बहुत अच्छे से जनता में कैसे जा सकती हैं, तो उस तरह से अच्छी चल रही है। और मुझे लगता है कि हम लोग सभी मिलकर जनता के प्रति बहुत ज़्यादा दायित्व के साथ काम कर रहे हैं। जी, बरेली गंगा के तट पर बसा हुआ है, गंगा इससे करीब से बहती है और प्रधानमंत्री मोदी नमामि गंगे परियोजना से काफ़ी करीब से जुड़े हुए हैं, उनके दिल के करीब काफ़ी ये परियोजना है। तो इस परियोजना में आप लोगों के भागीदारी क्या है, कैसे इस परियोजना को आप लोग संभाल रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए, जब मैंने यहाँ मेयर पद का संभाला तो मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि बरेली में एक भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था। यहाँ का जो भी सीवर जाता है वो यहाँ का किला नदी में और रामगंगा नदी में जा रहा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि सीवर का जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो बरेली में होना चाहिए। तो एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिला, जो अब शुरू होने जा रहा है। मेन हमने ट्रंक लाइन पे लगाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना जो नमामि गंगे की है उसके तहत भी हमें 3 प्रोजेक्ट मिल गए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के। तो बरेली के अब चारों कोनों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं और आने वाले साल में कहीं भी कोई भी जल ऐसा नहीं होगा जो गंगा की तरफ जाए और वो दूषित हो। तो ये नमामि गंगे की हमें बहुत बड़ी सौगात मिली है। 3 एसटीपी मिले हैं और वो 2021 तक पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएंगे। आइए बताइए कि कोरोना काल में कई बार कई जगहों से, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों से ये खबरें आई कि नदी में लाशें प्रवाहित लोग कर रही हैं, विजुअल्स वगैरह है, यहाँ पे क्या वैसी स्थिति रही? जी देखिए, हमारे यहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश आए थे कि रामगंगा के तटों पर ये देखा जाए कि इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो मैंने स्वयं वहाँ जाकर देखा। मैं कई बार रामगंगा के तट पर गया। वहाँ पर हमने अपनी एक टीम बनाई, हमने अपने पार्षदों की टीम बनाकर डेली वहाँ पर अधिकारी और पार्षद हमारे तैनात रहते थे और गरीबों के लिए हमने वहाँ पर सारा जो संस्कार होते हैं उनके लिए सभी साधन लकड़ियों से लेके सब कुछ उपलब्ध कराया। वहाँ पर बड़े होर्डिंग लगाए कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ़ हो तो यहाँ पर निःशुल्क सामग्री ले सकते हैं, जिससे कि कोई भी शव किसी तरह भी रामगंगा में ना बहाया जाए। और हमने सुनिश्चित किया तो बरेली में एक भी घटना ऐसी नहीं हुई और लोगों को हम लोगों के सामान पहुंचाने से लोगों को काफ़ी मदद भी मिली। केंद्र सरकार की योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, मानधन योजना हो, इनका बरेली में क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या क्या हो, कुछ परेशानियां हैं या सब कैसे हो रहा है? अब तो डायरेक्ट अगर पैसा है तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है। योजनाएं सब लोगों तक पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री जी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो जनता तक सीधे पहुंच रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या प्रधानमंत्री जी की अन्य योजना हो। स्वनिधि के तहत एक वेंडर को हम लोगों ने रजिस्टर किया है। और जितने भी गरीब, चाहे वो ठेले वाले हों, चाहे ज़मीन पे बैठ के फेरी लगाने वाले हों, सबको रजिस्टर करा के हमने बरेली में, हम उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर भी रहे हैं। हमने सभी लोगों को सारी योजनाओं का लाभ पूरे उचित तरीके से दिलाया है
योजनाएं कोई भी ऐसी नहीं जिसका लाभ बरेली की जनता को ना मिल पा रहा हो। बरेली के अंदरूनी इलाकों में जब मैं अपनी टीम के साथ घूम रहा था तो कई लोग मुझे ऐसे मिले जिनको ये जानकारी नहीं थी कि ऐसी भी योजनाएं हैं। कई लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार काफ़ी है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? देखिए, बरेली की जनता को मैंने ये कहा फेसबुक के माध्यम से, हमने इंस्टाग्राम से लाइव भी करके, और साथ में बहुत सारे लोग, क्योंकि गरीब जनता ऐसी है जो उसको नहीं देख पाते हैं, तो हमने लाउड स्पीकर लगा के रिक्शे भी घुमवाए और होर्डिंग भी लगाए कि पूरे बरेली में अगर कहीं भी कोई सरकारी व्यक्ति किसी भी योजना के नाम पर अगर कोई पैसा मांगता है तो तत्काल उसकी शिकायत करें, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो बरेली में ऐसी कोई घटना आई नहीं कि किसी ने किसी भी योजना के लिए पैसे मांगे हों। तो मुझे नहीं लगता कि बरेली में कोई भी योजना ऐसी है जिसके लिए लोगों ने पैसे मांगे होंगे। जनता को पूरे भाव के साथ सारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। कई बार मुझे लगता है कि सूचनाओं का अभाव भी इसकी वजह है और सरकार को ही सूचना का दायरा बढ़ाना चाहिए और जनता तक इस तरह की सूचनाएं पहुंचानी चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि बरेली के विकास में महिलाओं की भागीदारी क्या है? आधी आबादी क्या सोचती है? देखिए, हमारे यहाँ महिला संगठन, महिला समूह काफ़ी काम करते हैं और उन लोगों को भी बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं उनके थ्रू दी गई। उन महिला समूह को काफ़ी कुछ सिखाया गया। जो हमारे यहाँ सीडीओ हैं उन्होंने काफ़ी नए प्रयोग भी उसमें किए। तो बहुत सारे काम जो महिला समूह हैं वो मिलकर कर रहे हैं और उनकी बड़ी भागीदारी है। कोरोना के दौर में स्कूल शिक्षा लगभग ठप हो गई, ऑनलाइन क्लासेज चलने लगे। ऐसे में रोज़गार के साधन भी कम हो गए थे कोरोना के दौर में, तो एक आवाज़ उठी कि फीस में कमी हो। तो इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए? देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार का और देश की सरकार का निर्णय है कि स्कूल की फ़ीस के लिए कम किया जाए या ना किया जाए, पर हमने निवेदन ये किया था कि इस कोरोना काल में स्कूल की फ़ीस बढ़ाई ना जाए। तो उसको स्कूल के लोगों ने माना। स्कूल की जो एसोसिएशन है बरेली में, उन्होंने माना और जो बढ़ने का निर्णय था उसको वापस लिया। अगर किसी की बढ़ी हुई फ़ीस चली गई थी तो उसको भी वापस करने का काम उन्होंने किया। साथ में हमने स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठक की और उनको ये भी निवेदन किया कि जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को इस कोरोना काल में खो दिया और कमाई का उनके पास कोई साधन नहीं, तो उनकी शिक्षा ना रुके, इसलिए उनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। तो मुझे ये कहते हुए गर्व भी है कि हमारे बरेली के स्कूलों ने ये घोषणाएं भी की कि जिस इस तरह का अगर कोई भी बच्चा होगा तो उसकी फ़ीस पूरी माफ़ की जाएगी। तो उस तरह हमने स्कूल में काफ़ी योगदान कराया है। जो लोग जेन्युइन तरीके से, जिनकी नौकरी छूट गई या जिनका कारोबार बंद हो गया, उनको भी हमने फ़ीस में काफ़ी छूट दिलाई है और स्कूल वालों ने पूरी उनकी मदद की है। जो जेन्युइन केस जो भी है उनकी पूरी मदद हुई है। योगी सरकार और पिछली सरकारों में क्या खास अंतर पाते हैं आप? देखिए, जो अंतर दिखाई देता है वो सबसे बड़ा अंतर है कि एक तो दंगा कोई नहीं हुआ। पिछली सरकारों में किसी न किसी ज़िले में किसी न किसी रूप में, चाहे वो सांप्रदायिक रूप हो, वो दंगे ज़रूर होते थे। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में किसी भी प्रकार का दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। अपराधों में भारी कमी आई है। अगर तुलनात्मक किया जाए पूर्ववर्ती सरकारों का और हमारे योगी जी की सरकार का, तो अपराध में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। विकास की गंगा लोग कहते हैं बहती थी, लेकिन अब देखी जा सकती है कि कैसे बह रही है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे वो नौकरियां हों, लोगों को सरकारी पदों पर बिना किसी भेदभाव के उनको नौकरियां दी जा रही हैं। कोई इसमें एक आक्षेप नहीं लगा सकता किसी तरह का। तो इस तरह से अगर हम तुलना करें तो योगी जी की सरकार बेहतर ही नहीं, बहुत बेहतर काम कर रही है और इतना बेहतर काम शायद उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ। योगी सरकार को आपको कहा जाए कि अंक दीजिए, 10 में से अंक आप योगी सरकार को दीजिए उनके पैमाने के आधार पे, तो कितना अंक देंगे आप? देखिए, 10 में से अगर हो सकते तो 11 भी देते, लेकिन 10 में से 10 अंक उनको मिलेंगे क्योंकि बहुत काम किया है, लगातार काम कर रहे हैं। जैसा प्रदेश उनको मिला था, कोई जादू की छड़ी तो किसी के पास होती नहीं है कि एक दिन में वो जादू की छड़ी घुमाए और सारा काम हो जाए। लेकिन 4.5 साल का जो कार्यकाल है उसने प्रदेश को बदल के रख दिया है
और मुझे पूरा विश्वास है कि जब जनता 2022 में फिर से योगी जी की सरकार को बनाएगी तो जो और भी काम रह गए हैं वो सारे काम पूरे होंगे और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनकर रहेगा। ऐसे आपके नगर निगम अध्यक्ष, नगर निगम के मेयर काल की ऐसी कोई विशेष उपलब्धि जिसे आप बताना चाहते हो? देखिए, एक विशेष रूप से जो पार्कों की अगर बात करें तो हमने एक पार्क अक्षर विहार जो बनाया है, इसको लोग सोचते थे कि कभी ये शायद डेवलप नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी बरेली में अगर सोशल मीडिया पे देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई ट्रेंड कर रहा है तो अक्षर विहार पार्क कर रहा है। ऐसी कुछ 5 बातें या कुछ ऐसी बातें जो चाहते हों जिनमें सुधार की ज़रूरत है, नगर निगम के लिए बेहतरी के लिए उनमें सुधार की ज़रूरत है। देखिए, सुधार के लिए अभी तो काफ़ी काम है। कुछ रोडें ऐसी हैं जो बहुत प्रायोरिटी पे बननी हैं, वो हम लोगों ने ली हैं। कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसा है जहाँ पर नाला बनना है, वो भी हमने ली है, क्योंकि प्रमुख समस्याएं नगर निगम के सामने यही आती हैं। और टैक्स कुछ हम लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जब से नगर निगम बना है 89 में, तब से कोई ऐसी योजना नगर निगम में नहीं लाई गई जिनका 5 साल या 10 साल अगर उनका टैक्स जमा नहीं हुआ तो उनके टैक्स पर ब्याज इतना हो जाता है कि वो टैक्स जमा नहीं कर पाते और लगातार हम लोग भी नोटिस देते रहते हैं। तो उनके लिए एक मुश्त समाधान योजना जो हम आगामी सत्र में लाने जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो ये कार्य बरेली के एक चैलेंज की तरह हैं जो हमने स्वीकार कर रखे हैं। तालाबों का सौंदर्यीकरण, जितने भी तालाब हैं उनका सौंदर्यीकरण, उनकी रक्षा, उन पे जो अवैध अतिक्रमण है वो हटे। हमने काफ़ी कुछ अवैध अतिक्रमण हटाया है, बरेली को काफ़ी चौड़ा किया है, रोडों को काफ़ी चौड़ा किया है। तो ये चैलेंज के रूप में कुछ छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी जल्दी ही हम बरेली में दूर करेंगे। कोरोना के दौर में जो ऑक्सीजन की कमी सब जगह फैल गई, यहाँ पे आपने कैसे उसको मैनेज किया? यहाँ देखिए, बरेली में हम लोगों ने कोरोना में ऑक्सीजन की कोई संकट होने नहीं दिया। संकट अगर कुछ घंटों के लिए होता था तो वो भी दूर हो जाता था। हमारी जो प्रशासनिक टीम है, उसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय विशेष रूप से उन्होंने बहुत काम किया। सभी हॉस्पिटल्स के साथ समन्वय बना के जहाँ पर भी ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन आनी है वो समय से पहुँच जाए, उसके लिए चाहे ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ा हो। तो वो जो समन्वय था आपस में वो बहुत बड़ा था, इसलिए बरेली में कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं आई। बेड भी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी, फिर बाद में तो सारे हॉस्पिटल्स को अलाउड कर दिया गया कि भाई आप पेशेंट लें, लेकिन किसी भी मरीज़ को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बरेली में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट कोरोना का हुआ है, सेकंड वेव का। और अब हम लोग थर्ड वेव के लिए भी तैयार हैं कि अगर थर्ड वेव आती है तो बच्चों के लिए NICU, PICU ये लगभग सभी हॉस्पिटल्स में तैयार हो गए हैं। पूरी ऑक्सीजन की मात्रा, सिलेंडर, लिक्विड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लांट भी बरेली में लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब अगर तीसरी वेव, पहली बात तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा हमारी वैक्सीनेशन हो जाए कि लहर आए ना, और आए तो लोगों को महसूस ना हो। धन्यवाद उमेश जी, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो ये थे उमेश जी हमारे साथ। उम्मीद है इनके दिशा निर्देशन में बरेली नगर निगम नई ऊंचाइयों को छुएगा और बरेली नाथ नगरी, झुमका नगरी को छोड़ करके एक नया नाम हासिल करेगा, विकास नगरी। बरेली से बस अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।